एक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज यूजीसी नेट के लिए एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वैदिक सभ्यता की। पिछले लेक्चर में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ समझा दिया था और उसके कुछ एमसीक्यू भी मैंने बता दिए थे, है ना। अब वैदिक सभ्यता, इसके जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाले क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में हम बार बार पढ़ने के बाद भी गलत कराते हैं, तो उन क्वेश्चनों पर ज़रा एक बार नज़र डाल लेते हैं। थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। ये वैदिक सभ्यता जो है ना 1500 ईस्वी से लेकर और 600 तक मानी जाती है। 1500 से 600 तक। अब 1500 से 1000 तक वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। थोड़ा बता देते हैं हम कि वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है ऋग्वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक, ठीक है। अब ऋग्वैदिक सभ्यता जो है ना 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक 1000 से कितनी 600, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि नदियों के प्राचीन नाम पूछ लेते हैं। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख कि यमुना का कितनी बार हुआ है, गंगा का कितनी बार हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। और जो राज्य हैं उनकी लोकेशन पूछ लेते हैं, और जो मतलब ये तुम्हारे ऋषि वगैरह और राज्य के अधिकारी पुरोहित वगैरह ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। लोहे का आविष्कार वगैरह कब हुआ है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज। नदियों के प्राचीन नाम। पहला देखो शतुद्री। शतुद्री हम कहते थे सतलज नदी को। अब परशुनी रावी नदी को, अस्किनी चिनाव को, बितस्ता झेलम को, बिपाशा ब्यास को। यही सेम टू सेम प्रश्न पूरा 2019 के यूजीसी नेट में सेम यही प्रश्न रखा था। और 2020 का जो यूजीसी नेट वाला पेपर हुआ था लॉकडाउन में, तो उसमें भी यही प्रश्न सेम टू सेम आया था। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार आता है और इसको हम बार बार पढ़ के भी हम गलत कराते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से ज़रा देख लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख। देखिए ऋग्वेद में जो शब्द है ना उनका उल्लेख किया गया है, तो पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बार किसका किया गया है, सबसे कम किसका किया गया है। तो चलो देखते हैं। ओम शब्द का प्रयोग 1028 बार, शूद्र शब्द का प्रयोग 1 बार। अब शूद्र कहना तो वैसे ST/SC एक्ट के तहत अपराधी होगा, है ना, पर फिर भी चलो अब बोलना पड़ेगा, पढ़ा रहे हैं तो। शूद्र शब्द का 1 बार, जन का 275 बार, कल्प का 1 बार, विष का 171 बार, गंगा का 1 बार और ब्राह्मण का 14 बार। और आगे देखो सबसे ज़्यादा पूछते हैं यमुना का। यमुना और गंगा आप लोग याद रखिएगा। इसमें यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, क्षत्रिय का 9 बार और गो का 176 बार। वैश्य शब्द का प्रयोग 1 बार और समुद्र का 1 बार, ठीक है। आगे देखते हैं अगली कड़ी में। इस काल में उत्तर वैदिक कालीन राज्य, यानी जो मतलब राज्य थे उनकी लोकेशन पूछ लेते हैं कि जो राज्य है ना कहाँ पर थे, आज की वर्तमान लोकेशन करो। सबसे पहला राज्य है ना गांधार है, सिंधु नदी के दोनों तट पर, यानी सिंधु नदी के दोनों तट पर गांधार राज्य बसा था। आगे देखते हैं केकई। केकई तो आप जानते ही होंगे भाई, भरत का ननिहाल था केकई। केकई सिंध और ब्यास के बीच में है। सिंध और ब्यास नदी के बीच में कौन सा राज्य है हमारा, केकई। अब आ जाओ मद्र। मद्र राज्य का नाम तो सुना ही होगा। मद्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की ससुराल थी, यानी राजा विराट की पुत्री कौन, उत्तरा। उत्तरा किसकी पत्नी थी, अभिमन्यु की पत्नी थी। आगे देखते हैं मद्र। मद्र की जो लोकेशन है वो आधुनिक सियालकोट के पास राजस्थान में अलवर, भरतपुर और जयपुर। अब इसकी कुछ किताबों में ये भी दिया गया है कि मध्य प्रदेश का जो शहडोल जिला मुख्यालय है वो पहले मद्र राज्य की राजधानी विराटनगर थी, जो कि गलत है। मद्र की जो राजधानी विराटनगर है वो जयपुर के पास है, यानी पूरा मद्र राज्य जो है ना लोकेशन राजस्थान है इसकी। आगे देखते हैं कुशीनगर। कुशीनगर मध्य भारत, सिंधु नदी के पास, ठीक है, सिंधु नदी के पास। आगे देखते हैं कुरु। कुरु भरत प्लस पुरु यानी उत्तरी दोआब, यानी हम सीधा सीधा कह लें कि हरियाणा, पंजाब और इधर तुम्हारा पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी दोआब वाला क्षेत्र जो है ना वो पूरा पहले कुरु था। आगे देखते हैं पंचाल। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला रीजन जो है ना वो पांचाल का रीजन था, ठीक है। कौशल सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे किनारे पूरा कौशल राज्य बसा था। काशी की लोकेशन भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महाजनपद कहाँ थे, तो उत्तर प्रदेश राज्य में थे। लास्ट है विदेह। सदा नीरा या आधुनिक गंडक के किनारे है विदेह। अब पूछ लेते हैं कि वैदिक सभ्यता में ऋण कितने प्रकार के थे, तो ऋण कितने थे, 3, पितृ, ऋषि और देव। पितृ ऋण क्या था, यह ऋण संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था, यानी
पितृ जो होता था ऋण, वो संतान पैदा करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। दूसरा ऋण जो था सबसे महत्वपूर्ण ऋषि ऋण। ऋषि अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था, ऋषि वाले ऋण से। ठीक है, आगे जो ऋण देखते हैं वो है देव ऋण। धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। ठीक है, अब जो है ना तीनों ऋण हो गए। अब ये तीनों ऋण जो व्यक्ति कर लेता था पूरे अपने जीवन में, उसका जीवन हम सफल जीवन मानते थे वैदिक सभ्यता में। अब राज्य के कुछ प्रमुख अधिकारी थे, इनको पूछ लेते हैं कि भाई इनका क्या काम था और इनका क्या काम था। आगे देखते हैं पुरोहित। सबसे महत्वपूर्ण जो थे पुरोहित थे उस टाइम पे। पुरोहितों को बहुत माना जाता था, बहुत आदर सम्मान दिया जाता था पुरोहितों को। यह राजा के लिए विधिक धार्मिक अनुष्ठान करते थे तथा युद्ध में राजा की विजय के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। राजा इनका बहुत सम्मान करता था। पुरोहित राजा के मित्र, पथ प्रदर्शक के सहायक समझे जाते थे। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो विश्वविख्यात पुरोहित हुए थे। विश्वामित्र का तो नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, पुरोहित हुए। परवर्ती काल में पुरोहित ब्राह्मण मंत्री के रूप में स्थापित हो गए। इस काल में पुरोहित राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। याद रखिए, पुरोहित जो थे उस टाइम मैंने बताया था अभी कि सर्वोच्च अधिकारी थे। दूसरा देखो सेनानी, यह सेना का प्रधान होता था। सेनानी कौन होता था बेटा? सेना का प्रधान होता था। सेना का प्रधान होता था जो कि राजा की अनुपस्थिति में सेना का नेतृत्व करता था। अगर राजा अनुपस्थित है तो युद्ध के लिए अगर सेना जानी है तो उसका नेतृत्व कौन करता था? सेनानी करता था। तीसरा देखते हैं हम ग्रामीणी। ग्रामीणी देखते हैं, यह ग्राम का प्रशासनिक प्रमुख था जो ग्राम स्तर पर सैनिक एवं असैनिक विषयों का उत्तरदायित्व निभाता था। कौन निभाता था? ग्रामीणी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है ना बृहस्पति। बृहस्पति को एक बार आप लोग नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 के यूजीसी नेट में पूछा है ये प्रश्न सीधा सीधा। बृहस्पति कौन थे? ठीक है, बृहस्पति कौन थे? आगे देखते हैं, यह अन्य अधिकारी बृहस्पति का भी उल्लेख मिलता है जो संभवतः ग्रामीणी ही था। वह युद्ध में कुलपों परिवार प्रमुखों का नेतृत्व करता था। ठीक है, तो बृहस्पति को आप लोग याद कर लीजिएगा कि यह ग्रामीणी होता था। ठीक है, दूत। नेक्स्ट देखते हैं दूत राजकीय संवाद वाहकों का कार्य करता था। राजकीय संवाद वाहकों का क्या करता था? कार्य करता था। अब देखते हैं स्पर्श। राजा को विधिक प्रकार की गुप्त सूचनाओं से अवगत कराता था। स्पर्श ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्पर्श को। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि लोहे की खोज जो है ना कब हुई थी? या फिर लोहे की शुरुआत कब से हुई थी? कई लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में लोह था ही नहीं। तो लोह के लिए हम जानते हैं, आओ, लगभग 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। लोहे का आविष्कार कब से माना जाता है? लगभग 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। अगर आपके पास कोई प्रश्न आता है किसी भी एग्जाम में तो आप सीधा सीधा बिना सोचे समझे वैदिक सभ्यता लोहे का आविष्कार लगा दीजिएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम अयस महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं। एक सेकंड। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम अयस, ठीक है, और कृष्ण अयस के रूप में वर्णित किया गया है। भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा, कई बार पूछा है बेटा एग्जाम में, अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है लोहे का प्रथम साक्ष्य। लोह युग चित्र धूसर मृदभांड एवं उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी जो बार बार पेपर में आती हैं। आगे हम जो वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण MCQ हैं जो बार बार पेपर में आते हैं एवं आए हुए हैं उनको हम लेकर आएंगे। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।